हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, आज हम लोग एसएससी सीजीएल का जीके जीएस का 2024 का सैंपल पेपर देखेंगे। देखो, जिसका भी एमटीएस का एग्जाम लगा हुआ है या तो सीजीएल का एग्जाम लगा हुआ है, उसके लिए सैंपल पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो सभी लोगों को एक बात बता दें भाई, जल्दी से एक तरह से पूरे वीडियो देख लो। अपनी क्या बनी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में सारे एक तरह से एक तरफ से सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो सारे वीडियो एक तरफ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है भाई, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर एक की बात करते हैं। लिखा है भीम बेटका की शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है इसके मौर्य वंश के दौरान चित्रकारियों की वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पर देखो, इसका होगा मुगलों की मूर्तिकारियों के चिन्हों के प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन की प्राचीन चिन्हों की वजह से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन जो एक तरह से चिन्हों की वजह से। अगर बात करते हैं तो भीमटेक जो गुफाएं हैं, ये तुम्हारी जो है विंध्य पर्वत पे, किस पर्वत पे है, विंध्य पर्वत पर स्थित है। ठीक है ना, भोपाल पे स्थित है। यानी कि भोपाल कहाँ पड़ता है, एमपी में। विंध्य पर्वत कहाँ पड़ता है, एमपी में है। तो यहाँ पर भीमटेक गुफाएं हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर ये एक था। क्वेश्चन नंबर दो की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दो लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो इसके बताएं आपको, इसके जो ईट जो इसके जो घर बने हुए थे, ईट के भवन के बने हुए थे। इसका जो साइज था 4:2:1 था। इनके साइज क्या था भाई, 4:2:1। ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है। ठीक है भाई, आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर लिखा है बिंबिसार। बिंबिसार कहाँ का शासक था। तो आपको बताया, बिंबिसार की अगर बात करते हैं तो ये तुम्हारा हर्यक वंश का शासक था। किस वंश का शासक था भाई, हर्यक वंश का तुम्हारा शासक था। आगे अगर बात करते हैं, इसके जो पुत्र का नाम था, बिंबिसार के जो पुत्र का नाम था, वो बहुत ही अच्छा नाम था। क्या नाम था भाई, अजात शत्रु। अच्छा इसलिए बोला क्योंकि इसने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। ठीक है भाई, अजात शत्रु। ठीक है, ये बिंबिसार का एक तरह से पुत्र था। और ये शासक कहाँ के थे भाई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मगध। ये तुम्हारे मगध के शासक थे। आगे बढ़ते हैं गुलाम वंश के। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश के जो संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। देखो, ये तुम्हारा कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, या मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का तुम्हारा गुलाम था। आगे अगर बात करते हैं, ये दिल्ली की एक तरह से जो ये दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले जो गुलाम वंश था, इसने कब से कब तक शासन किया। तो इसने शासन किया था तुम्हारा 1206। हाँ, 1206 पर ये गद्दी पे बैठा। तो इसका जो वंश चला था 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक इसका वंश चला था। अगले की ओर बढ़ते हैं। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं है। देखो, पाषाण युग में देखो, पुरा पाषाण काल था, नव पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था, लेकिन ताम्र पाषाण काल नहीं था। ताम्र पाषाण काल नव पाषाण काल को ही बोलते थे। अगला क्वेश्चन लिखा है, देखो, अकबर के शासनकाल में डैश, अकबर के शासनकाल में डैश मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। तो अकबर के जो शासनकाल में मुगल साम्राज्य के जो वित्त मंत्री थे, वो कौन थे भाई, ये थे राजा टोडरमल। टोडरमल इसके अकबर के साम्राज्य में वित्त मंत्री थे। अगला क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं। लिखा निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगालों को राज्य को समाप्त करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो, पहले एक बात होता है भाई, गोवा में पुर्तगालों का एक तरह से साम्राज्य चलता था, और 19 दिसंबर को एक ऐसा दिन आया 1961 में, 19 दिसंबर 1961 में ऐसा दिन आया कि पुर्तगालों को एक तरह से भागना पड़ा, छोड़कर भागना पड़ा। और 19 दिसंबर को तब से गोवा मुक्त दिवस मनाते हैं। गोवा मुक्त दिवस, तो इसका आंसर क्या होगा, गोवा मुक्ति आंदोलन। 19 दिसंबर को हम लोग गोवा क्या मनाते हैं, मुक्ति दिवस मनाते हैं। ये याद रखना, आपके एग्जाम में आ सकता है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं भाई, 19 दिसंबर को मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है डैश में एक प्रमुख काया पलट हुई, जिसमें जिसने ब्रिटिश सरकार की नींव को हिला कर रख दिया, और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। देखो, स्वतंत्रता का पहला युद्ध आपको भी पता है, सबको पता है, 1857 को लड़ा गया था। अगर 1857 की बात करें तो 10 मई
10 मई 1857 को मेरठ से यह चालू हुआ था, ठीक है ना। जिसमें हिंदू एक तरह से इसमें सिपाही थे, हिंदू मुस्लिम थे। इस पे तुमको पता ही है भाई, 19वीं रेजिमेंट के तुम्हारे जो थे मंगल पांडे जी, उन्होंने सबसे पहले इस पे लड़ाई की थी, क्योंकि इस पे कारतूस का सिस्टम चल रहा था। कारतूस में ये लोग गाय और सुअर की चर्बी एक तरह से लगाते थे। मुसलमानों के लिए सुअर हराम होता है और हिंदुओं के लिए गाय। तो उसको जो कारतूस को जो था मतलब मुंह से छीलना पड़ता था, तो गाय का मांस हिंदू लोग नहीं खा सकते थे, इसलिए यहाँ पर ये आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्रित होने से विवश किया? जलियांवाला बाग जो एकत्रित होने से विवश किया, देखो एक बात होता है, पहली बात करते हैं जलियांवाला बाग कब हुआ था। तो जलियांवाला जो बाग का कांड हुआ था वो 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था, ठीक है भाई। अगर बात करते हैं रॉलेट एक्ट था, उस टाइम कौन सा चल रहा था? रॉलेट एक्ट, रॉलेट अधिनियम। इसके विरुद्ध जो थे सभी लोग एक तरह से जुड़े हुए थे, और वहां पर एक नाम का आदमी था जनरल डायर। जनरल डायर नाम का आदमी था, उसने सभी के ऊपर क्या चलवा दी थी? गोलियां चलवा दी थी, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले शुरू की गई थी। तो भारत की अगर सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की बात करें तो ये जो शुरू की गई थी तुम्हारी 1909 में शुरू की गई थी। 1909 में शुरू की गई थी, और मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत आई थी ये। मार्ले मिंटो सुधार यानी कि उस टाइम के जो भारत में एक तरह से जनरल तुम्हारे वो जनरल थे, वो कौन थे भाई? मार्ले मिंटो थे। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा दिख रहा है भाई? मार्ले मिंटो सुधार के हिसाब से 2009 सॉरी 1909, उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, इनमें से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्यालय उस कार्य को कराने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार अधिकारी नहीं होता है? देखो अगर हम बात करते हैं रिटों की, तो रिट जो जारी करता है वो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट। रिटें कितने प्रकार की होती हैं? रिटें होती हैं 5 प्रकार की। रिटें कितने प्रकार की? अगले पेज में लिख लेते हैं हम लोग। रिटें होती हैं 5 प्रकार की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रट लेनी है। यहाँ पर लिखी तो थी, सॉरी यहाँ पर लिखी तो थी बंदी प्रशिक्षीकरण, ठीक है ना। इसके बाद लिखा है एक रिट यहाँ पे नहीं लिखी है, दूसरी हम और एक लिख देते हैं, ई ऑप्शन पे लिख देते हैं परमादेश। परमादेश, परमादेश यहाँ पे लिखी नहीं थी तो परमादेश लिख देते हैं। एक है बंदी प्रशिक्षीकरण, ठीक है ना। परमादेश, निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा, देखो अधिकारी नहीं है तो अधिकार, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन है? देखो जो भारत की जो नागरिकता है उसको जो प्रदान करने के लिए सक्षम जो अधिकारी है वो कौन सा होता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 11 है, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल जो है 11, उसके तहत आपको नागरिकता दी जाती है। और इसके लिए जो अधिकारी होता है वो कौन सा अधिकारी होता है? कोई एक तरह से संसद, इसका जो मतलब एक इसका जो निर्माण कर सकता है समक्ष अधिकारी कौन होता है? संसद, और संसद के द्वारा इस पे निर्माण किया जाता है, ठीक है भाई। लिखा है निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि कोई धन विधेयक कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो कौन ये तय करता है जो कोई धन विधेयक है या नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है। अगर हम बात कर दें कि किस अनुच्छेद के तहत तय करता है, तो अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद है तुम्हारा 110, 110 अनुच्छेद के तहत यह तय किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सा तथ्य जो है सत्य नहीं है, इसके बारे में देखना है हमको। तो राज्य के अगर मुख्यमंत्री की हम बात करें तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है, देख लेते हैं हम लोग। लिखा है राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र के राष्ट्रपति के समरूप होता है। राज्य स्तर पर जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं उनका जो पद होता है केंद्र के राष्ट्रपति के समरूप होता है, ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति के समरूप नहीं होता है। प्रधानमंत्री के बोलता तो ठीक रहता था। राष्ट्रपति के समरूप किसका होता है? राज्यपाल का होता है। राष्ट्रपति के समरूप किसका होता है? राज्यपाल का होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही तुम्हारा सही हो जाएगा इसका
राइट आंसर। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमें पहले ही मिल गया कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार कौन सा है भाई? ठीक है, तो इसको देख ले, मत देने का अधिकार। हाँ, सबको मत देने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये राजनीतिक अधिकार है। ठीक है ना, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, ये अनुच्छेद के तहत मिलती है और कभी कभी ये मतलब खत्म भी हो जाती है। धार्मिक स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये तीनों है, लेकिन ये कभी कभी खत्म हो जाती है जब राष्ट्रीय शासन आता है या कोई आपातकाल आता है, तो तीनों खत्म हो सकती है। ठीक है, लेकिन मत देने का अधिकार कभी भी आपका खत्म नहीं होगा। यदि आप पागल नहीं है या भारत के नागरिक नहीं है तो बात दूसरी, अगर आप पागल हैं आप या भारत के नागरिक नहीं है तो फिर आप मतदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? तो अगर बात करते हैं हम 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत, आपको बता दें हम, देखो पहले जो मौलिक कर्तव्य होते थे, पहले जो मौलिक कर्तव्य होते थे कितने होते थे? 10 कर्तव्य होते थे। ठीक है ना, वर्तमान की अगर बात करते हैं हम लोग, तो वर्तमान की अगर हम लोग बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। 51 के काम में एक मौलिक कर्तव्य तुम्हारा जोड़ा गया है। ठीक है ना, 51 के काम में जोड़ा गया है, 1976 में जोड़ा गया है। ठीक है ना, और इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है? जॉर्ज ले मैत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है? ठीक है, तो जॉर्ज ले मैत्रे का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से जुड़ा है? इसका आंसर जल्दी से बताओ क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो जॉर्ज मैत्रे का जो संबंध है वो है बिग बैंग यानी कि महाविस्फोटक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई, इसके बाद लिखा है किस खगोलीय पिंड को 2006 तक ग्रह माना जाता था और उसके बाद इसे ग्रह नहीं माना गया? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दोगे कि इससे सरल सवाल तो है ही नहीं कोई। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दे लोगे कि नहीं दे लोगे? ठीक है, और अगर आपने कमेंट नहीं किया तो हमें लगता है कि आपको आंसर आता नहीं है। ठीक है भाई, तो कमेंट कर देना प्लीज। और एक बात और है भाई, वीडियो कैसा लग रहा है? आप वीडियो पूरा देख रहे हैं, वीडियो आपको कैसा लगा इस बात को जरूर कमेंट करो भाई। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा सहयोग तो कर ही सकते हो यार। बड़े बड़े चैनल पे सहयोग करते हो, क्या फलाने सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये सब बड़े चैनल पे सहयोग करते हो, छोटे चैनल भी सहयोग कर लिया करो दोस्त। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है मुख्य खनिज घटक के रूप में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट वाले सेल को क्या कहते हैं? जो मुख्य खनिज घटक हैं उनमें उपस्थित जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो घटक होता है उसको क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं चूना में चट्टान। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, चूना में चट्टान। इसके बाद लिखा है पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम है। देखो सबसे पहले अगर बात करते हैं हम लोग पृथ्वी की सतह पर, सबसे पहले मालूम है कौन सी परत होती है? क्षोभ मंडल होती है। क्षोभ मंडल सबसे पहले होती है। इसके बाद आती है समताप मंडल। इस पे क्या होते हैं? क्षोभ मंडल पे इस पे तुम्हारे बादल बादल होते हैं। ठीक है ना, बादल बादल होते हैं समताप मंडल इसके क्षोभ मंडल पर। इसके बाद क्षोभ मंडल के बाद तुम्हारी आती है तुम्हारी समताप मंडल। ठीक है ना, समताप मंडल के बाद होता है मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद आता है ताप मंडल। ताप मंडल, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में ही बताना है तो उसको बारे में बता दें भाई। क्षोभ मंडल पे क्या होता है आपको हमने बताया कि एक तरह से तुम्हारे बादल बादल होते हैं, आंधी तूफान बादल बिजली कड़कना, ये सब सब तुम्हारा क्षोभ मंडल के बारे में, सौ क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल में होता है। अगर हम समताप मंडल की बात करें तो समताप मंडल जो होता है 18 से, देखो ये 18 से 0 से 18 किलोमीटर के बीच में होता है, लगभग ये 11 से 12 किलोमीटर के बीच में होता है। ठीक है भाई, क्षोभ मंडल मिल जाता है। और 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक तुम्हारा रहता है समताप मंडल। ठीक है ना, 50 किलोमीटर तक रहता है समताप मंडल। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं इसमें तुम्हारे एरोप्लेन है, जैसे कि इस टाइप की चीजें उड़ती हैं। आगे हम बात करते हैं इसकी मध्य मंडल की, तो मध्य मंडल तुम्हारा क्या होता है भाई? मध्य मंडल होता है 50 से 80 किलोमीटर तक का। इसके ऊपर क्या होता है? ताप मंडल होता है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है तक तलक सॉरी तकलाम तकला मकान लिखा है, सॉरी तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? बड़ा यार कठिन क्वेश्चन है तो तकला मकान जो मरुस्थल है वो किस देश में स्थित है? तो ये तुम्हारा मरुस्थल कहाँ होगा भाई? ये इराक में है नहीं, मंगोलिया में है नहीं, चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगर हम तकला मलाम इसकी बात करें तो ये लगभग तुम्हारा 3 लाख और तुम्हारा 3 लाख नहीं होगा भाई, ये होगा जाकर तुम्हारा
हाँ 3,20,000 होगा, 3,20,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है, देश का चीन का सबसे बड़ा मरुस्थल है, 3,20,000 किलोमीटर के क्षेत्र पे ये फैला हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखो, इसके बाद से ये वाला छूट गया, लिखा है भारत एशिया का। तो देखो आपको पता है भाई, जो पृथ्वी का भूभाग है वो भारत के भूभाग का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। वैसे अगर बात करें हम तो 2.4% है। कितना है? 2.4% इसका राइट आंसर। 2.4 कहीं लिखा नहीं है, एनसीईआरटी के अनुसार 2.4 ही है, लेकिन हम इसको 2.3 लिखा, 2.3 कर लेते हैं क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो एग्जाम में हमने उसी तरह से डिट्टो लगा दिया है। अब आप 2.4 अपने मन से ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते थे, हमने इसलिए जैसा आया है क्वेश्चन उसी तरह से हमने आपको लगा दिया है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा है गुरु शिखर। देखो गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, और कहां पर स्थित है भाई? ये राजस्थान में स्थित है, सबको पता है भाई, बड़ा सरल क्वेश्चन था। लिखा है निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य में गोएचा दर्रा। अब अगर इस दर्रे की बात करें, ये कहां पर स्थित है? तो ये गोएचा दर्रा जो तुम्हारा स्थित है वो तुम्हारा स्थित है सिक्किम में। सिक्किम में ये दर्रा स्थित है, और सिक्किम के तुम्हारे और भी दर्रे हैं तुम्हारे। नाथुला दर्रा है, जेलेपला दर्रा है, नाथुला दर्रा है तुम्हारा। इसके बाद कौन सा दर्रा है भाई? जेलेपला। जेलेपला दर्रा है, सिक्किम के और भी दर्रे हैं। ठीक है ना, गोएचा दर्रा भी सिक्किम में स्थित है। तो भाई उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जल्दी से क्या कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।